नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं फिर से सूफी काव्य धारा का पार्ट 3 लेके। और ये वीडियो लास्ट वीडियो होगा सूफी काव्य धारा में। इसके बाद हम सगुण काव्य धारा को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो हमने संत काव्य धारा और अब सूफी भी आज कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप आदिकाल की वीडियो शुरू से भी देख सकते हैं और नूर मोहम्मद को भी देख लीजिए, नोट्स भी देख लीजिए। और अभी मैं आपको ये बोलूंगा कि लाइक कमेंट शेयर कुछ भी ना करें, लेकिन आप पहले एक बार वीडियो देखिए, समय दीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको लाइक करना है, कमेंट करना है या फिर सब्सक्राइब करना है। तो हिंदी साहित्य वाले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि ये नोट्स आपके बहुत काम करेंगे। वो कैसे करेंगे, वीडियो में बने रहिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बोला नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे। तो सबसे पहले तो याद रखो किसके समकालीन थे, मोहम्मद शाह के। और जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर सबरहद में रहते थे। तो जौनपुर और आजमगढ़ भी आप याद रखना कि नूर मोहम्मद कहाँ के हैं, जौनपुर के। ठीक है। अब बोल रहा है कि इनकी रचनाएं नूर मोहम्मद की। तो सबसे पहले आपको याद रखनी है रचना के रूप में इंद्रावती। ठीक है। इंद्रावती में मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। मोहम्मद शाह की प्रशंसा कहने से मतलब है कि मसनवी शैली के तहत इन्होंने क्या, अल्लाह ईश्वर की हम कह सकते हैं कि आराधना करने के बाद, पूजा करने के बाद, जो भी कह सकते हैं, उनका वर्णन करने के बाद फिर उसमें क्या होता है कि शाही वक्त उस समय पे जो राजा है उनकी वर्णन करते हैं और फिर जाके अपना परिचय देते हैं, फिर जाके रचना करते हैं। तो इंद्रावती में मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। दूसरी रचना है इनकी अनुराग बांसुरी। ठीक है, अनुराग बांसुरी। इसको सन्नी देर का इन्होंने देर का तभी तो मैं बोलूं। दोहे की जगह बरवे का प्रयोग, भाषा संस्कृत गर्भित। ये बहुत बड़ा फैक्ट आ रहा है इसमें कि अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवे का प्रयोग किया गया है और भाषा संस्कृत गर्भित बताई गई है। तीसरी रचना इनकी रोजतुल हकायक, जो कि फारसी में लिखी है। रोजतुल हकायक किस में लिखी थी, फारसी में। लेकिन यहाँ पे देखो नूर मोहम्मद की रचनाओं में विवाद हुआ है, तो हम उसी को पढ़ के चलेंगे। तो नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती, जो कि 1744 ईस्वी में कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, शुक्ल जी ने इसको, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ भी कहा है। किसको, आपका इंद्रावती को। ठीक है। अब उसका कारण बताता हूं मैं तुम्हें। अब वापस आ जाओ यहाँ पे। अनुराग बांसुरी जो 1744 की है, वो 1764 की है। अनुराग बांसुरी, इसमें दोहे की जगह बरवे का प्रयोग और भाषा कैसी कर दी, संस्कृत गर्भित। इसीलिए, और जो सूफी काव्य धारा में थे वो सब अवधि में लिखते थे अधिकतर। तो उसी के चलते इनने क्या बोला, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसको बोल दिया, इंद्रावती को कहा था, जिसमें 1744 में लिखी हुई है। कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी इसमें है। इंद्रावती के पद देखते हैं। करो मम साह बखानू, सूरज है दिल्ली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, नीबर ना सबरे सो दुख पावा। आगमपुर इंद्रावती राजकुंवर। अब ये देखो आगमपुर इंद्रावती आ गया तो ये तो सब वैसे पकड़ लेंगे, है ना। तो इंद्रावती की करके मृग द्रग सो इक रति मजारा, संगति पारा मोही सब संसारा, देखिए एक नीक फुलवारी, देखूं तहां पुरुष और नारी। अनुराग बांसुरी के पद भी आ रहे हैं, देखो। कामयाब यह कौन जगावा, फिर हिंदी भाके पर आवा, छाड़ी पारसी कंद नवाते, अरुझाना हिंदी रस बाते, नगर एक मूर्तिपुर नाऊ, राजा जीव रहे तेहि ठाऊ। तीसरा पंक्ति है, बुद्धि चित्त दुई सखा सरेखे, जगत बीच गुण अवगुण देखे, सदा रूप न रहत है अंत नसाई। तो सब अनुराग बांसुरी के पद हैं। प्रेम रूप के नासही ते घटी जाई, जानत है सब वह सीजन हारा, जो किछु है मन मर्म हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राखे हूँ, काजो बोए हिंदू भाको हूँ। ये वाला पद जो है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। इसके आगे का पद देख लेते हैं। जानत है वह सीजन हारा, जो किछु है मन मर्म हमारा। तो ये पंक्ति बहुत ज्यादा पूछी जाती है अनुराग बांसुरी की, जो कि नूर मोहम्मद की लिखी हुई है।
अगला नाम आ रहा है देखो किसका, जॉन कवि का। जॉन कवि 1612 से 1664 का इनका समय रहा है। इन्होंने कुल 78 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 29 प्रेमाख्यान है। कितने प्रेमाख्यान है? 29। और ग्रंथ कितने इनके? 78। किनके? जॉन कवि के। ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, जो कि प्रेम आख्यान काव्य में सर्वाधिक है। तो याद रखना, सूफी काव्य धारा के अंतर्गत प्रेम आख्यान काव्यों में सर्वाधिक संख्या किनकी है? तो जॉन कवि की है। कितनी? 29। और टोटल ग्रंथ कितने इनके? 78। और जो इनका समय था जॉन कवि का 1612 से 1664 ईस्वी के बीच था। तो रचना देख लेते हैं। और रचना क्या है कि कथा सबसे ज्यादा लगा रहता है इनकी रचनाओं में। कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावती, कथा रूपमंजरी, ग्रंथ लैले मजनू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, ग्रंथ लैले मजनू। अब लैले मजनू को देख लेते हैं। जॉन कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने, मैं एक मिनट, ये थोड़ा सा लिखने में गलत हुआ है, जिन्होंने फारसी ग्रंथ लैला मजनू का हिंदी में लैले मजनू नाम से अनुवाद किया। नगेंद्र जी बोलते हैं कि जॉन कवि प्रथम हिंदी के कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू का हिंदी में लैले मजनू नाम से अनुवाद किया है। जॉन कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज है। ये बहुत बड़ा प्रश्न आ गया देखो। तो जॉन कवि जिन्होंने प्रेमाख्यान काव्य लिखे हैं, उनकी भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज थी। शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा में सूरदास नामक पंजाबी कवि को एकमात्र हिंदू कवि माना है जिसने नल दमयंती नामक प्रेम गाथा लिखी है। स्टामक पॉइंट है, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि सूफी काव्य परंपरा में सूरदास नामक पंजाबी कवि, ये सूरदास वाले नहीं है, ठीक है, कृष्ण काव्य धारा वाले नहीं है, ये सूफी काव्य धारा के अलग सूरदास हैं। सूरदास नामक पंजाबी कवि ने को एकमात्र हिंदू कवि माना जिसने नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी है। अष्टछाप के कवि नंददास ने रूप मंजरी नामक प्रेमाख्यान काव्य लिखा। इसमें रूप मंजरी व कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। अगला रचना आ रही है देखो, दुख हरण दास। ये लेखक है दुख हरण दास ने 1649 ईस्वी में, कब? 1649 ईस्वी में पुहुपावती की रचना की। किसने? दुख हरण दास ने 1649 ईस्वी में पुहुपावती की रचना की थी। अगले राइटर का नाम है कुदवन। ये भी बहुत फेमस है। क्यों है फेमस? आपको पता लगा होगा, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें प्रेम मार्ग की शाखा में पहली रचना बोला है, ठीक है, और कुदबुन को पहला रचनाकार माना है। कैसे? देखो, मृगावती 1503 के रचयिता कुदबुन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। तो कुदबुन जो है वो मृगावती 1503 के रचयिता कुदबुन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। जौनपुर के जो बादशाह हैं हुसैन शाह के यहाँ आश्रित कवि थे। रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को प्रेम मार्गी शाखा की पहली रचना व कुदबुन को पहला रचनाकार माना है। मैंने यही बात आपको बताई थी। पुनी हम खोली अर्थ सब कहा। क्या पद है? देखो, पुनी हम खोली अर्थ सब कहा, ये किसका पद है? तो याद रखना, मृगावती का ये पद है। अगला लाइन देखते हैं। कुदबुन ने अपनी मृगावती में लिखा है कि यह कथा पहले से ही चली आ रही थी। इसमें योग, श्रृंगार और विरह रस वर्तमान था। मैंने दोबारा फिर उसी कथा को लिपिबद्ध किया है। तो कोटेशन डायरेक्ट ऐसे पूछी जा सकती है यहां से। देखो, यह कथा पहले से ही चली आ रही थी। इसमें योग, श्रृंगार और विरह रस वर्तमान था। मैंने दोबारा फिर उसी कथा को लिपिबद्ध किया है। ये कथन किसका है? तो आप बोलेंगे कुदबुन का है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये किस रचना के संबंध में लिखा गया कथन है? आप बोलोगे मृगावती के संबंध में कुदबुन का लिखा हुआ ये कथन है कि यह कथा पहले से चली आ रही थी। इसमें योग, श्रृंगार और विरह रस वर्तमान था। मैंने दोबारा उसी कथा को लिपिबद्ध किया है। ठीक हो गया। नायक देखते हैं इसमें, चंद्रगिरी के राजा गणपति देव का पुत्र है इसमें राजा नायक। और नायिका कौन है? कंचनपुर के रूप मुरारी की पुत्री मृगावती।
मृगावती उड़ने की विद्या जानती थी। ये स्टॉमक पॉइंट है भाई कि सूफी काव्य धारा में कौन सी ऐसी नायिका है जो उड़ने की विद्या जानती थी, उड़ने की, तो वो कौन थी? मृगावती। इस चीज को जरा याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सूफी काव्य धारा के में कौन सी ऐसी नायिका थी, या कौन सी रचना की ऐसी नायिका थी जो उड़ने की विद्या जानती थी, तो आप बोलोगे मृगावती। कुतुबुन की मृगावती जो कि 1503 में लिखी हुई है, उसकी जो नायिका है मृगावती, वो उड़ने की विद्या जानती थी। ये स्टॉमक पॉइंट है। अब देखो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, थोड़ा सा कहानी के बारे में जिक्र कर लेते हैं। कहानी मैंने लिखी है, राजकुमार, यहां से देख लेते हैं। देखो, राजकुमार मृगावती की खोज में जोगी बन जाता है। रास्ते में उसे रुक्मणी मिलती है, जिसको वह राक्षस से युद्ध कर बचा लेता है। रुक्मणी का पिता रुक्मणी का विवाह राजकुमार के साथ कर देता है। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचता है जहां मृगावती राज कर रही थी। वहां वह 12 वर्ष तक रहता है और अंत में मृगावती व रुक्मणी को अपने साथ ले जाता है। आखेट के समय हाथी से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी बन सकता है कि कौन सी प्रेम आख्याय के जो काव्य है या रचना है जिसमें नायक आखेट के समय, शिकार के समय हाथी से गिरकर जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो मृगावती की है, मतलब मृगावती रचना में है। और देखो इधर दोबारा से, नायक कौन है? चंद्रगिरी के राजा गणपति देव का पुत्र, ठीक है, गणपति देव के पुत्र की। अब इसका पद देखो, रुक्मणी पुनि वैसी मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई, 12 वह भीतर वह हुई, घर 12 बाहर को रहे ना जोई। ये जो पद है ना, ये पद इतना महत्वपूर्ण है, ये कितने पेपरों में तो पूछ लिया गया है। ये किसका है? तो आप याद रखना, मृगावती का, ठीक है। रुक्मणी पुनि वैसी मर गई, कुलवंती सत सो सती भई, बाहर वह भीतर वह हुई, घर बाहर को रहे ना जोई। अब इसमें एक चीज याद रखने वाली बात क्या है, देखो मृगावती तो नायिका है, लेकिन इसमें एक और नायिका थी जिसको आपको याद रखना है, उसका नाम क्या है? रुक्मणी। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि किस रचना का पात्र रुक्मणी थी, रुक्मणी। तो फिर आप बोलोगे मृगावती की, तो मृगावती और राजा हो गया, लेकिन मृगावती जो राजा है, राजकुमार है, उसकी दूसरी पत्नी का नाम क्या है? रुक्मणी। इस चीज को भी याद रखना आप, रुक्मणी और मृगावती। RM। हंसावली की बात करते हैं। अब देखो, हंसावली 1370 की है। प्रेम आख्यान में भाषा जो है राजस्थानी है। हंसावली में प्रेम आख्यान की रचना थी और इसकी भाषा राजस्थानी बताई गई है। असाहित ने इस कृति की रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा को माना। स्टॉमक पॉइंट है कि जो हंसावली जो 1370 की है, हंसावली किसकी है? असाहित की ना। एक मिनट है, गणपति चंद्रगुप्त के बारे में नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी। चलो अभी आएगा जरूर। गणपति चंद्रगुप्त ने पहली रचना बोला ना, से गणपति चंद्रगुप्त और नगेंद्र ने। असाहित ने इस कृति की रचना स्रोत विक्रम एवं बेताल की कथा को माना। 52 वीर कथा रस लियूं, एहूं पवाड़ू असाहित की हूं कही हूं। तो ये पद किसका? हंसावली का है। शैली की दृष्टि से यह काव्य हिंदी प्रेम आख्यान परंपरा का प्रथम प्रतिनिधित्व काव्य कहा जा सकता है। नगेंद्र, देखो बात आ गई। मैंने बोला था ना कि गणपति चंद्रगुप्त और नगेंद्र ने तो पहली रचना बोली थी, वो कहाँ है इसमें? मैं यही देख रहा था कि वो कहाँ चले गए। देखो उन्होंने बोला भी कि शैली की दृष्टि से भी यह काव्य हिंदी प्रेम आख्यान परंपरा का प्रथम प्रतिनिधित्व काव्य कहा जा सकता है। नगेंद्र ने बात बोली है। राजकुमारी ने पखवाड़े में 5 पुरुष की हत्या का नियम ले रखा था। थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ तुम लोगों को। हंसावली जो होती है, हंसावली एक पक्षी होती है, चिड़िया होती है, और जंगल में आग लग जाती है। अब आग लगने से क्या हो जाता है कि जो उसका पति होता है, जो दूसरी चिड़िया होती है, वो उसे छोड़ के चले जाता है। तो वहीं से ये पति हंता बन जाती है, ठीक है, पुरुष हंता, पति नहीं बोलेंगे, पुरुष हंता बन जाती है। तो ये देखो कहानी आएगी अभी, देखो। हाँ,
राजकुमारी ने पखवाड़े में 5 पुरुष की हत्या का नियम ले रखा था, कारण वह पिछले जन्म में पक्षी थी। जब उसने अंडे दे रखे थे तब जंगल में आग लग जाने पर नर पक्षी उसे और अंडों को बचाने का प्रयास न करके छोड़ भाग गया था, जिससे वह पुरुष द्रोहिणी बन जाती है। परंतु राजकुमार उसे पाषाण हृदय को प्रत्येक पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या के नियम से विरक्त करने में भी सफल हो जाता है। देवी अवधारू मुझ विनती पेली, अच्छा ये पद आ गया देखो यहाँ पे, देवी अवधारू मुझ विनती पेली भावी हूँ पांकनी हती, ईदा मेहला सेवन क्यों दव बल तो तेनी बनी आव्यूं, मुझ भरतार साहस नाविक क्यों, ये पद पूछा जाता है। देखो ये बीच से आया हुआ पद है, यही पद बार बार आता है। मुझ भरतार साहस नहीं क्यों आपत्ति मेहलिनी उड़ी गयूं, हंस कर्म ते नितुर तान मुकी गयूं बालक आपना। ठीक है, मुकी गया छोड़ जाता है, वो पक्षी जो होता है उसे छोड़ के आता है, तो यहीं से वो पुरुष हंता बन जाती है। इसका रचना काल भी दीर्घ होगा 1370 असाहित की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद, ठीक है, जो कि 1379 की है। माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा माना है। जौना शाह का वर्णन इसमें मिलता है, जौना शाह का, ठीक हो गया। यदि दाऊद की रचना को देखा जाए तो उसका प्रारंभिक अंश दोनों परंपराओं में खप सकता है, किंतु जहां तक प्रयुक्त छंद विधान तथा प्रबंध व्यवस्था की बात है वह तो पूर्ण रूप से भारतीय है। उस्मान की बात बोली कि तो अच्छा, यहाँ पे उस्मान तो फारसी मसनवियों के छंद प्रयुक्त हुए हैं और ना उसमें उनकी छंद विषयक एक रूपता, ये चांद को छंद है। माता प्रसाद गुप्त का ये कथन है। नायक लोरिक एवं नायिका चंदा का प्रेम इसमें दिखाया गया है। भाषा अवधी है, शैली भाव अनुकूल और सरस है। अब आ रहा है देखो लखम सेन पद्मावती, ये सब आगे पीछे इसलिए हो चुका है क्योंकि फॉन्ट चेंज हो गया था ये कॉपी पेस्ट में, और मैंने देखा नहीं और पीडीएफ बना दी थी। लखम सेन पद्मावती की कथा। लखम सेन पद्मावती कथा रचनाकार दामोदर कवि 1459, कवि ने स्वयं इसे वीर कथा कहा है। इसमें राजा लक्ष्मण सेन और राजकुमारी पद्मावती का प्रथम दर्शन, जन्म प्रेम का चित्रण रोमानी शैली में किया गया है। इसकी भाषा राजस्थानी है। किसकी? लखम सेन पद्मावती की जो भाषा है वो कैसी बताई गई है? राजस्थानी। अब आ रहा है ईश्वरदास। सत्यवती कथा 1501, रचनाकार ईश्वरदास, ये वही हैं जिनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहली रचना बोल रखा था। तो वो सत्यवती कथा 1501, रचनाकार ईश्वरदास सगुण उपासक भक्त थे। पहली बात तो ये सगुण उपासक थे और निर्गुण मार्ग हैं। देखो, जिन पर सूफी मत का आरोप संभव नहीं हुआ, शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान देना उचित नहीं समझा। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से सूफी काव्य धारा के ऐसे कवि थे जिनको रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान देना उचित नहीं समझा, तो वो थे ईश्वरदास। और ईश्वरदास को प्रेम मार्ग की शाखा, इसमें प्रथम जो उनकी रचना थी सत्यवती कथा, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहली रचना बोला था और इनको पहला कवि बोला था। तो वो बादशाह सिकंदर शाह के समकालीन कवि थे ईश्वरदास। राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण का प्रेम प्रसंग इसमें दिखाया गया है। अगला पॉइंट आ रहा है शेख निसार। असली नाम गुलाम अशरफ था। इनकी जो रचना है शेख निसार की रचना यूसुफ जुलेखा, कौन सी रचना है इनकी? यूसुफ जुलेखा, जो कि 1790 में, तथा नासिर की रचना है प्रेम दर्पण 1847, भी प्रेमाख्यान काव्य। दो काव्य बता दिए मैंने तुम्हें, शेख निसार का यूसुफ जुलेखा जो कि 1790 का है, और नासिर का प्रेम दर्पण जो 1847 का है। ठीक है, देश आजादी से 100 साल पहले प्रेम दर्पण लिख दिया गया था। किसके द्वारा? नासिर के द्वारा। प्रेम दर्पण नासिर के द्वारा, और शेख निसार ने लिखा है यूसुफ जुलेखा 1790 में। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य और उसके नायक और नायिकाएं, ये बहुत अच्छा पॉइंट आ गया है। काव्य और नायक नायिका, देखो चंदायन का नायक लोर या लोरिक है और नायिका यहाँ की चंदा है। सत्यवती कथा में ऋतुपर्ण और नायिका सत्यवती। मृगावती की अगर हम बात करते हैं तो राजकुमार
और नायिका है मृगावती, उड़ने वाली नायिका। पद्मावत में देखते हैं रत्नसेन पद्मावती और पत्नी नागमती है। मधुमालती में मनोहर व मधुमालती, ताराचंद व प्रेमा। माधवा नल कामकंदला में बात करते हैं तो माधवा और कामकंदला। रूप मंजरी में कृष्ण और रूप मंजरी, कृष्ण नायक हो गया, रूप मंजरी नायिका हो गई। रस रतन की अगर हम बात करते हैं तो सोमा और व रंभा। चित्रावली में सुजान और चित्रावली, सुजान नायक हो गया, चित्रावली नायिका हो गई। ज्ञानदीप की अगर हम बात करें तो ज्ञानदीप और रानी देवजानी। अब इसमें अगला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकारा है, संत ने इसकी विपरीत साधना की थी। सूफी मतलब कि वो संत लोग आत्मा किसको बोल रहे हैं, स्त्री को, और परमात्मा बोल रहे हैं एक प्रकार से पुरुष को, ठीक है। और सूफी वाले जो हैं वो परमात्मा स्त्री के रूप में देखते हैं और आत्मा को पुरुष के रूप में देखते हैं। सूफी प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी मतलब लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी तक पहुंचने की कोशिश की गई है, ठीक है। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने की कोशिश की गई है। मैं याद रखता हूं कि मजे मजे में हकीकत तक आ जाना, तो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने की कोशिश की गई है, इस चीज को याद रखना। शुक्ल जी के जायसी ग्रंथावली के वक्तव्य में लिखा है पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधि भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ और किसी कवि ने नहीं किया। ये भी शुक्ल का कथन है, याद रखना। तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतः समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन जरूरी है, ये भी शुक्ल ने बोला हुआ है। आखिरी कलाम की भाषा पद्मावत व अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ है और बोलचाल की अवधि है। आखिरी कलाम में तुमने देखा था जायसी ने अपने जन्म का जिक्र भी किया हुआ है। अन्य लघु रचनाएं के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले कौन सी रचना आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले कनक मंजरी जो कि काशीराम की है। पद्मनी चरित्र लालचंद की है। नल दमन या नल दमयंती सूरदास ने लिखी है 1657 में। माधव नल नाटक केसी ने लिखा था 1660 में। चंद्र कुंवरी बात हंस कवि का 1693 में। ऊषा चरित्र ये 1660 या 1680 है, जरा इसको ढंग से देखना। माधव नल नाटक केसी का, ठीक है। चंद्र कुंवरी बात की हम बात करते हैं तो हंस कवि 1693। ऊषा चरित जन कुंज ने लिखा 1780 में। नल दमयंती चरित सेवाराम ने लिखा है 1796 में। प्रेम चिंगारी अली शाह ने लिखा। ऊषा अनिरुद्ध जीवन दास नागर ने 1829 में। और फिर से आएगा देखो ऊषा अनिरुद्ध मुरलीदास ने 1831 में। ऊषा फिर से अनिरुद्ध रामदास 1837 में। तो आपने कैसे याद रखना है, देखो मैं थोड़ा छोटा करके दिखाता हूं पहले आपको उसको। ये रहा ऊषा अनिरुद्ध, सबसे पहले जीवन दास नागर 1829। अब याद रखना आपको कि जीवन दास नागर का बोलेगा तो 1829। ऊषा अनिरुद्ध अगर मुरलीदास की पूछे तो 1831। ऊषा अनिरुद्ध रामदास की अगर पूछे तो 1837। तो 1829, 1831 और 1837 आपको याद रखना है। कि जीवन दास की पूछ रहा तो 1829 बोलेंगे आप, मुरलीदास की बोल रहा तो 1831 बोलेंगे आप, और रामदास की अगर पूछ रहा है तो 1837 बोलेंगे आप, ठीक है। इस चीज को आप समझिए। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा है, देखो ये सबसे मेन चीज है। क्या बोल रहा है, प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य और उनकी विशेषताएं। रचना, वर्ष, कवि, भाषा और छंद, ये तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए। सबसे पहले हंसावली जो कि गणपति चंद्रगुप्त और नगेंद्र ने पहली रचना बोला था, पता चली गया होगा आप लोगों को। हंसावली 1370 में है, जो लिखी किसने, असाहित ने, और भाषा इसकी राजस्थानी। मैं इसको ये ले लेता हूं। और दोहा चौपाई शैली में लिखी हुई है छंद में, ठीक है। भाषा इसकी राजस्थानी, लेखक असाहित, वर्ष 1370 और रचना हंसावली। अगली रचना आ रही है चंदायन। चंदायन 1379 की थी, मुल्ला दाऊद ने लिखी है चंदायन, और ये अवधी भाषा है इसकी, और दोहा चौपाई की है, ठीक हो गया। अब ये रामकुमार वर्मा ने बोला था पहली,
लखम सेन पद्मावती कथा 1459, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको हटा देता हूं मैं। लखम सेन पद्मावती देखो 1459, दामोदर कवि, और भाषा देखो क्या बताई उसने, राजस्थानी बोली थी इसको। और छंद क्या है इसमें, दोहा चौपाई सोरठा, दोहा चौपाई सोरठा, किसमें, लखम सेन पद्मावती, जो कि 1459 में लिखी गई है, बीच में 4-5 है, 1459 में, दामोदर कवि, और भाषा राजस्थानी। अब बात करते हैं अगली रचना की। सत्यवती कथा 1501 की थी, ईश्वरदास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको सूफी काव्य धारा की पहली रचना बोला है, प्रेमाख्यान काव्य की। सत्यवती कथा 1501 ईश्वरदास, और भाषा देखो इसकी क्या है, अवधी है, और दोहा चौपाई छंद में ये है। ठीक है, कौन सी, सत्यवती कथा। अब बात करते हैं मृगावती, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य के अंतर्गत पहली रचना बोला है, और कुतुब उनको पहला कवि माना था। ये कब की है, देखो 1501। अब देखो कहीं पे 1501 मिलेगा और कहीं पे 1503 मिलेगा, मैं दोनों सन आपको बता रहा हूं, लेकिन आप 1503 याद रखो। अब बात करते हैं इसका लेखक कुतुब की, और भाषा अवधी, और दोहा चौपाई में। माधवा नल काम कंदला 1527 में लिखी गई है, और 1527 में लिखने के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखो गणपति इसके लेखक हैं, और राजस्थानी में ये लिखी हुई है। माधवा नल काम कंदला 1527, इस चीज को जरा से याद रखना, क्योंकि माधवनल काम कंदला 84 में भी आएगी, आलम की भी आएगी, और आगे जाके माधवनल काम कंदला चौपाई जो है कुशल लाभ की भी आएगी। आपको याद रखना, माधवनल काम कंदला 1527 गणपति, राजस्थानी में है, दोहा में लिखी एकमात्र रचना, मतलब सूफी काव्य धारा के अंतर्गत दोहा में लिखी एकमात्र रचना है ये, माधवनल काम कंदला 1527 गणपति की, और लिखी किस भाषा में, राजस्थानी में। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मैं आपको, इसको जरा ध्यान से समझना। पद्मावत 1540, जायसी इसके लेखक थे, अवधी भाषा में लिखी गई है, और चौपाई दोहे में है। तो रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के लिए कहा था ये सबसे बड़ा प्रथम महाकाव्य है ना। मधुमालती की बात करते तो 1545 ईस्वी मंझन ने लिखी है मधुमालती, और अवधी भाषा थी, और दोहा चौपाई शैली थी। इस चीज को जरा सा आप लोग याद रखना। माधवानल काम कंदला चौपाई, देखो माधवानल काम कंदला 1527 गणपति की थी, राजस्थानी भाषा, एक दोहा में लिखी एकमात्र रचना थी वो। ठीक हो गया। अब माधवानल काम कंदला आ रहा है चौपाई लगा के 1556 कुशल लाभ, राजस्थानी भाषा है देखो ये भी, और चौपाई दोहा सोरठा शैली में है। लेकिन माधवानल काम कंदला 1527 गणपति, राजस्थानी, दोहा में लिखी एकमात्र रचना, प्रेमाख्यान काव्य धारा में। माधवानल काम कंदला चौपाई 1556 कुशल लाभ, राजस्थानी, दोहा चौपाई सोरठा शैली में। अब आ रहा प्रेम विलास प्रेम लता की कथा 1556, सेम इसी सन में। प्रेम विलास प्रेम लता की कथा 1556 जटमल ने ये लिखी थी, और राजस्थानी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया था। अगली रचना आ रही है रूप मंजरी 1568, नंददास ने लिखी है, ब्रज भाषा में, दोहा चौपाई शैली में। अब आ रहा माधवनल काम कंदला 1584, फिर से देखो माधवनल काम कंदला, मैंने क्या बोला था, माधवनल काम कंदला 1527 में गणपति आएगा, माधवनल काम कंदला चौपाई की अगर हम बात करें 1556 कुशल लाभ आएगा, और माधवनल काम कंदला 1584 की बात करेंगे तो आलम आएगा। ठीक है, आलम। अवधि चौपाई सोरठा में लिखी हुई है भाषा। अब ये अवधि, ये भाषा लग गई थी इधर, अवधि आ जाए इधर, तो चौपाई दोहा सोरठा। अब देखो चिताई वार्ता 1590 नारायण दास ने लिखी है, चिताई वार्ता 1590 में, और भाषा इसकी राजस्थानी है, ब्रज मतलब राजस्थानी ब्रज है, और दोहा चौपाई शैली में ये लिखी हुई है। बात करते हैं आगे। चित्रावली 1613 में लिखी थी उस्मान ने, आप सभी को पता होगा, अवधी भाषा में, और चौपाई दोहा शैली में ये लिखी हुई है। अगली रचना आ रही है देखो रसरतन, रसरतन 1618 में है, पुहकर कवि, अवधी भाषा में, मेरा ये चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, दोहा चौपाई शैली में। ज्ञानदीप की अगर हम बात करते हैं तो ज्ञानदीप कब लिखी है, 1619 ईस्वी में लिखी हुई है। समय कितना हो गया हमारा, हाँ ठीक हो गया। ज्ञानदीप 1619 में लिखी है, शेख नबी इसके लेखक थे, अवधी भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है ज्ञानदीप में, और दोहा चौपाई शैली में ये लिखी हुई है। अगली रचना आ रही है नल दमयंती 1625 ईस्वी में, नरपति व्यास, अवधी भाषा है इसकी, और दोहा चौपाई शैली में ये लिखी हुई है। अगली रचना आ रही है देखो हंस जवाहिर 1731 ईस्वी में, कासिम शाह, अवधी और फारसी में, और दोहा चौपाई शैली का भी प्रयोग इसमें किया हुआ है। दोहा चौपाई छंद है वैसे ये। नल चरित्र 1641 मुकुंद सिंह, अवधी और चौपाई,
ठीक है, तो आपको याद रखना हंस जवाहिर 1731, कासिम शाह अवधी फारसी, दोहा चौपाई छंद में, नल चरित्र 1641, मुकुंद सिंह की अवधी भाषा में चौपाई छंद में। अब आ जाते हैं फिर से नीचे। अब आ रहा देखो इंद्रावती 1744, नूर मोहम्मद और अवधी और दोहा चौपाई में। ठीक हो गया। इंद्रावती 1744 में लिखी थी, नूर मोहम्मद अवधी दोहा चौपाई। और इंद्रावती से ही रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला था कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का यहाँ से क्या हो गई, समाप्ति हो गई है। अब देखो अनुराग बांसुरी 1764, नूर मोहम्मद अवधी फारसी बरवे चौपाई। अब देखो ये पेज खत्म हो गया है, एक सेकंड मुझे देना, मैं उसमें एक पॉइंट बताऊंगा आपको, रोक लेता हूँ। तो क्या है वो मैं तो आपको बता देता हूँ कि ये पद था, इसमें क्या बोल रहा है कि कहाँ गया ये एक पद में पढ़ रहा था अभी, हाँ इंद्रावती की बात कर रहे थे हम 1744 में। ठीक है, 1744 में इंद्रावती के लिए रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला था कि इसी ग्रंथ से सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना गया है शुक्ल ने इंद्रावती को। लेकिन अंतिम ग्रंथ जो बोला वो बोला इंद्रावती के लिए है, लेकिन सूफी काव्यधारा का या सूफी में प्रेमाख्यान काव्यधारा का अंतिम कवि नूर मोहम्मद को नहीं माना, अंतिम कवि के लिए उसने शेख नबी को माना है। किसको बोला है, शेख नबी को। ठीक है, अंतिम ग्रंथ की अगर बात आएंगे तो आप इंद्रावती का नाम लोगे, और अगर मान लो अंतिम कवि की बात आएगी तो आप किसका नाम लोगे, शेख नबी का। ठीक है, अब इसमें एक चीज और मैं सबको दिखा देता हूँ, ज्ञानदीप, ज्ञानदीप 1619 में। तो अंतिम कवि आएगा तो शेख नबी, और अंतिम प्रेमाख्यान रचना आएगी तो इंद्रावती। इसमें कुछ चीज छूट गई है, इन्होंने कुछ चीज छोटी दी है, चलो मैं देख लूंगा, एक दो पेज का मैटर छूट गया वो मैं ऐड कर दूंगा। अरे मेरा माइक दूर हो गया था, मुझे पता नहीं चला, मैं तुम्हें फिर भी बता देता हूँ चलो जल्दी में, कि अगर हम बात करें सूफी काव्यधारा का अंतिम कवि तो हम बोलेंगे शेख नबी, जो कि ज्ञानदीप के द्वारा, ज्ञानदीप रचना किसके, शेख नबी की है 1619 में। तो अंतिम कवि प्रेमाख्यान काव्य का शुक्ल के दौरान माना गया है शेख नबी को अंतिम कवि के रूप में। और अंतिम प्रेमाख्यान काव्य कौन सा है, तो आप बोलेंगे इंद्रावती, इंद्रावती 1744 अंतिम प्रेमाख्यान काव्य शुक्ल के द्वारा माना गया इसको। और अंतिम कवि इसके लेखक नूर मोहम्मद को नहीं बोला उसने, उन्ना बोला शेख नबी है, शेख नबी। इसने क्या लिखा है 1619 में ज्ञानदीप लिखा है इनने। ठीक है, याद रखना। तो अंतिम कवि शेख नबी और अंतिम ग्रंथ हो गया इंद्रावती। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको बोल सकता हूँ, अगर आपने वीडियो देखा, आपको चीजें समझ में आई, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कर सकते हैं कमेंट। और हिंदी साहित्य वाले तो कर ही लेना, क्योंकि इससे आपका कभी घाटा नहीं होगा। जो नोट्स हैं ये आपका सिलेक्शन जरूर करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।